So the next topic is evolution of HRM. Evolution of HRM में हम देखेंगे कि यहाँ पे कई जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का शुरुआत है, जो उसकी उत्पत्ति है, कई अलग अलग कॉन्सेप्ट से हुई है। पहला तो कमोडिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, तीसरा है पैटर्निस्टिक कॉन्सेप्ट, चौथा है ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के बाद आप इसके कॉन्सेप्ट में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। उसके बाद आता है बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, फिर इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। एक एक करके हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। पहला है द कमोडिटी कॉन्सेप्ट। कमोडिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं था, वहाँ पे एक सेवी वर्गीय प्रबंध एक ऐसा मैनेजमेंट का पार्ट था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ह्यूमन जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक टूल के तौर पे देखा जाता था, उन्हें एसेट्स नहीं माना जाता था, उन्हें ख़रीदा और बेचा जाता था, ठीक है। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट कमोडिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत था। कमोडिटी कॉन्सेप्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का टाइम पीरियड है, और गिल्ड सिस्टम के तौर पे यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट की शुरुआत मानी जाती है। इस तरह को यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर जो खरीद फरोख्त का काम करते थे लेबरर्स की, वो ऐसे लेबरर की पहचान करते थे जो देखने में हेल्दी हो और बहुत भारी भरकम से काम को कर सके। इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को इस तरह से सेलेक्ट करते थे, उनको ट्रेन करते थे, रिवार्ड करते थे, और उनको मेंटेन करने का काम किया जाता था। बेसिकली यहाँ पे वर्कर्स को, लेबर को ख़रीदा और बेचा जाता था। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। वहाँ पे गिल्ड सिस्टम के तौर पे किया जाता था, वर्कर्स को सिलेक्ट करके ट्रेन किया जाता था, उनको रिवार्ड किया जाता था, कंपनसेट किया जाता था, और मेंटेनेंस का काम बहुत ही पुअर था, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स को एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाता था, और कमोडिटी होने के नाते इन्हें खरीदा और बेचा जाता था, इनका कोई मानवीय मूल्य नहीं था। दूसरा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आप इसको उत्पादन के एक साधन के रूप में ऐसा समझा जाने लगा कि जो श्रम है, श्रम की भी वो उत्पादन के साधन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ को जैसे लैंड, लेबर, मशीनरी होते हैं, उसी तरह से उत्पादन के साधन के रूप में भी समझा जाने लगा श्रमिकों को या लेबरर्स को। टेलर ने यहाँ पे अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस बात पे बहुत जोर दिया है कि श्रमिकों का प्रॉपर सिलेक्शन हो और उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। क्योंकि टेलर अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बात पे इशारा करते हैं, जो वर्कर्स को हम ट्रेन करेंगे और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। इसके बाद पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट आता है। पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वर्कर्स के बारे में थोड़ा वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाने लगा। इसमें ये देखा गया कि जो वर्कर्स हैं वो एक सन के तौर पे हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फादर के तौर पे, और फादर और सन के बीच में एक रिलेशनशिप है। फादर अपने सन की जिस तरह से टेक केयर करता है, बिल्कुल उसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट या फैक्ट्री ओनर भी अपने श्रमिकों को, अपने लेबरर्स को भी उनकी देखभाल करते हैं। बेसिकली रॉबर्ट ओवन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई, और उन्होंने प्रयोग के तौर पे इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। एम्प्लॉयज़ में ये देखा जाने लगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और कॉमन इंटरेस्ट होने के नाते जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने अपने हितों को पूरा करने का काम करते हैं। और इस दौरान एक ट्रेड यूनियन भी धीरे धीरे बनने लगा, और वर्कर्स को डिफरेंट स्कीम्स के जरिए उन्हें फैसिलिटेट किया जाने लगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो नेचर है इंडस्ट्रियलिस्ट का या फैक्ट्री ओनर का, वो फादरली नेचर है, और उनका एटीट्यूड प्रोटेक्टिव एटीट्यूड है अपने वर्कर्स को लेकर के, जो अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट बेसिकली रॉबर्ट ओवन के द्वारा दिया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं
एग्ज़ाम में। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ वर्कर्स को ह्यूमन माना गया और ह्यूमन के बेसिस पे उनके अपने कुछ इनएलिएनेबल राइट्स हैं और ह्यूमन बीइंग होने के नाते उनको इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट्री ओनर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर की ऐसी ड्यूटी है जो वर्कर्स को अपने प्रीमाइसेस में उन्हें कुछ राइट्स दे, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, उन्हें एमिनिटीज़ दे। दूसरी तरफ पे ये भी बताया गया कि वर्कर्स के कुछ अपने सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होते हैं जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बराबर ही उन्हें भी पूरा किया जाना जरूरी होता है। यहाँ पे हार्थोन स्टडी किया गया, हार्थोन एक्सपेरिमेंट, जिसमें डगलस मैग्रेगर ने ह्यूमन प्रॉब्लम्स को बताया। वर्क प्लेस पे ह्यूमंस को क्या प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें किस तरह के परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके बारे में डगलस मैग्रेगर ने डिस्कस किया है। हार्थोन एक्सपेरिमेंट एक लंबी स्टडी थी जिसमें ह्यूमन एस्पेक्ट को देखा गया और यहाँ से ये ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, इस ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट को ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत भी रखते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेज है, जो अगला इवोल्यूशन का पड़ाव आता है, वो बिहेवियरल ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट का आता है। बिहेवियरल ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट में ये देखा गया है कि अभी तक केवल वर्कर्स को हम उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट दे करके या उनके सोशल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट दे करके हम ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिटेन करते थे, लेकिन यहाँ पे उनका बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट कर लेता है, वर्कर्स कुछ ऐसे उनके अपने मोटिवेशन, उनका अपना बिहेवियर, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं, तो वो इस एस्पेक्ट को बिहेवियरल ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट में रखा गया है। आइए देखते हैं। बेसिकली इट एम्स एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुए इस स्टेज में, डेवलपमेंट के, इवोल्यूशन के इस स्टेज में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उसमें वर्कर्स के मोटिवेशंस को, ग्रुप डायनेमिक्स को, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रखा गया और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को एक वैल्यूएबल एसेट्स के तौर पे देखा जाने लगा। ठीक है, अभी तक जैसा कि मैंने कहा, इसके पहले ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को एक टूल, एक सहयोगी की भूमिका में देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे उन्हें अब एक वैल्यूएबल एसेट्स के तौर पे देखा जाने लगा। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के एस्पिरेशंस पे साइमल्टेनियसली फोकस करने लगी, यानी कि जितना ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उतना ही ज़रूरी एम्प्लॉयज़ के एस्पिरेशंस हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको अपने आगे बढ़ने की जो एस्पिरेशंस मिलते हैं उनको भी फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की ही है। ठीक है, दोनों ही एक साथ प्रभावी रूप देखे जाते हैं और जो फोकस था वो अब यहाँ इस बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में टू वे कम्युनिकेशन के तौर पे शिफ्ट हो गया, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के रूप में शिफ्ट हुआ और इनफॉर्मल ग्रुप्स की जो महत्ता है, जो उनका इम्पोर्टेंस है, वो भी बढ़ने लगी। क्वालिटी सर्किल एक टर्म है जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप, 6-7 लोगों के ग्रुप जो है मिलकर के क्वालिटीज़ को मेंटेन करते हैं और इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट जो है ये बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में डेवलप हुए। आगे देखते हैं इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें एम्प्लॉयज़ को, चूँकि अभी तक मैंने देखा कि पहले एम्प्लॉय एक टूल्स के रूप में, फिर वैल्यूएबल एसेट्स के तौर पे, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे कंसीडर किया जाने लगा। इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय एक कोलैबोरेटिव के रूल में आ गए हैं, कोलैबोरेशंस के पार्ट के तौर पे आ गए हैं। वो एम्प्लॉयर्स को एडवाइस भी देते हैं, स्ट्रेटजी बनाने,
पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करते हैं और कंपनी की जो मेंबरशिप है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो HRM है जो डेवलप हुआ वो प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इस पार्ट में या इस डेवलपमेंट के इस पार्ट में ये देखा गया कि जो एम्प्लॉयज़ है अब केवल उसका जो रोल है वो केवल लेबरर के तौर पे नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक टूल्स के तौर पे नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे आगे बढ़ गया है और वहाँ पे उसको पार्टनरशिप के साथ कंपनी में स्टेक भी या उनको शेयर्स भी मिल रहा है, उनको स्टॉक्स की मेंबरशिप भी मिल रही है। थैंक यू फॉर